नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की। संसद भवन परिसर में आयोजित राष्ट्रमंडल देशों के लोकसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में शुक्रवार को संसद के प्रति जन सामान्य की समझ बढ़ाने और मतदान के बाद भी नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियों पर विमर्श होगा। संसदीय लोकतंत्र के बारे में जनता को शिक्षित करने तथा संसदीय कार्यकलापों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी के लिए परस्पर संवादी एवं आकर्षक साधन विकसित करना एक अहम मुद्दा है। चुनावों के बीच सांसदों द्वारा नागरिकों के साथ संयोजन की नवाचारी विधियां और संसद सदस्यों और संसदीय कर्मियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर भी चर्चा होगी। लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन विश्वास को मजबूत करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखने में अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों की भूमिका पर भी विमर्श के लिए एक विशेष पूर्ण सत्र रखा गया है। ये सभी मुद्दे लोकतंत्र और जन भागीदारी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस सम्मेलन में AI और सोशल मीडिया को लेकर भी चर्चा हुई और इसके महत्व पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने बल भी दिया। सम्मेलन में संसदीय लोकतंत्र का प्रभावी क्रियान्वयन और इसका फोकस सिर्फ लोकतंत्र की परिभाषा नहीं बल्कि उसे जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करने पर भी है। इसलिए इस कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय सेतिया जी स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व राजदूत वीरेंद्र गुप्ता जी। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। नमस्कार। और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजीव तिवारी जी भी जुड़े हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत अजय सेतिया जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा लोकतंत्र का और जन भागीदारी का है। और राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? खासतौर से अगर गुरुवार की मैं बात करूं, प्रधानमंत्री जी ने भारत के लोकतंत्र पर कि उसकी जो यात्रा रही है और जो उपलब्धियां रही हैं, इसका उल्लेख किया। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं और ख़ासतौर पर ये जो सम्मेलन हो रहा है जिसमें 50 से ज़्यादा देश की भागीदारी है, ये एक अवसर होता है कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करें जी, और उसको फिर दूसरे देश लागू करें। तो भारत में कहने के लिए ऐसा बहुत कुछ है, दिखाने के लिए ऐसा बहुत कुछ है, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऐसी बहुत कुछ है जिसने, इसीलिए तो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है जी। देखिए, दो चीज़ें आपने शुरुआत में ही कही। एक तो जन भागीदारी चुनावों के बाद भी रहे जी। तो उसके लिए जो हमारे यहाँ सिस्टम बना वह संसदीय समितियों का सिस्टम बना जी। जो बिल आता है वो संसदीय समितियों को भेज दिया जाता है जी। और संसदीय समितियां जिसके अंदर एक्सपर्ट्स सांसद होते हैं वो तो अपनी राय रखते ही रखते हैं। इसके अलावा समितियों को यह अधिकार है कि वह जनता से भी उन बिलों पर राय ले। NGOs को बुलाए, वकीलों को बुलाए, यहाँ तक कि जजों को भी उसमें बुलाया जाता है जी। और जनता को भी विज्ञापन देकर के कहा जाता है कि इस बिल पे आपको कुछ कहना है तो आप कहिए, इतनी तारीख तक आप जो है सबमिट करिए। तो ये जन भागीदारी का एक बेस्ट जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिस है जो हिंदुस्तान में हो रही है। दूसरे देशों को इसमें से देखने सुनने को मिल सकता है, समझ सकते हैं, लागू कर सकते हैं अपने यहाँ जी। दूसरा ये है कि सबसे बड़ी इसमें जो बात इस सम्मेलन में हो रही है कि विभिन्न संसदों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनका ध्यान रखना, क्योंकि एक बोझ होता है काम का और काम का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। संसद चलती है कई बार, हिंदुस्तान में नहीं पर पूरी दुनिया में ही संसद चलती है, कई बार रात रात तक चलती है, तो अगले दिन फिर सुबह शुरू होनी है। तो किस प्रकार इसका समाधान हो, इस पर विचार इसमें किया जाएगा और किया भी गया है। तो AI का मामला है, तो AI का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है पूरी दुनिया में। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? आप इस्तेमाल तो करेंगे लेकिन उसका कंट्रोल कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोकसभा स्पीकर ने कल बोला। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। जब हम बात लोकतंत्र की करते हैं वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन विश्वास को मजबूत करना
एक बड़ा मुद्दा है और मेरे ख्याल ये हर देश के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो भी लोकतंत्र में विश्वास करता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन विश्वास मजबूत हो। इस दृष्टि से आप इस सम्मेलन को कैसे देखते हैं? और भारत ने हमेशा लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन विश्वास की जो भागीदारी है उसका संदेश विश्व को दिया है, आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है जी, क्योंकि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हमारा एक यूएसपी है। और इस तरह की कॉन्फ्रेंस होने के वक्त में हमको मौका मिलता है शोकेसिंग का कि इंडिया में डेमोक्रेसी चल रही है। जब शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, कई लोगों ने इस बारे में नकारात्मक बातें कही थी कि इंडिया पुअर कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, डेवलपमेंट कैसे होगा। दूसरों मॉडल्स लोगों के सामने थे जी, और इंडिया ने इन सब चीजों को गलत साबित किया, डेवलपमेंट किया और इंक्लूसिव डेवलपमेंट किया। और डेमोक्रेसी की जैसे आपने बात कही, जो मुझसे सवाल पूछा जी, कि जन भागीदारी और जनता में एक अवेयरनेस क्रिएट कैसे करी जाए, तो पार्लियामेंट्री वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी मैक्सिमम अवेयरनेस आज की तारीख में सोशल मीडिया बेशक सबसे ज्यादा है, मास मीडिया से भी ज्यादा, आप अखबार और टेलीविजन से भी ज्यादा कहें तो सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस है। जी, तो मैं समझता हूं कि बहुत वाइजली कॉन्फ्रेंस का एजेंडा जो है वो सोशल मीडिया पे फोकस करता है। और सोशल मीडिया के जितने भी हमको अवसर मिलते हैं, जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तक मेरा ख्याल है हम सरकारी कामों में, जनरली मैं सरकार में भी था उस वक्त, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत कम होता था। जी, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब आजकल जरूरी हो गया है। हम अपने गवर्नमेंट के काम में, पार्लियामेंट्री वर्क में एक अवेयरनेस क्रिएट करें। एक और बात मैं कहना चाहता हूं जी, कि पार्लियामेंट में जो डिबेट्स हैं, बड़े बड़े टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं, जी, बड़े मुश्किल सब्जेक्ट्स होते हैं, उस पे जो डिबेट है वो सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं हो कि मैं इस पार्टी का हूं तो ये एंगल लूंगा, उस पार्टी का हूं तो वो एंगल लूंगा, बल्कि पार्लियामेंट्री डिबेट जो है वो एक उसका सब्सटेंस बढ़ना चाहिए। मुझको ऐसा लगता है। जी, उसके लिए जैसे विदेशों में रिवाज है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस को एक असिस्टेंस मिलती है, रिसर्च असिस्टेंस मिलती है, जिससे जो है उनकी नॉलेज बढ़े सब्जेक्ट पे और डिस्कशंस की क्वालिटी और सब्सटेंस बढ़े। तो उससे भी मेरा ख्याल है क्रेडिबिलिटी लोगों में, जब लोग बाग सुनेंगे कि इस तरह की बड़ी अच्छी तरीके की डिबेट हो रही है, तो उसमें लोगों में विश्वास और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। जी, जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है और लोकतंत्र में जन विश्वास और गहरा हुआ है। संजीव जी, इस मुद्दे पर मैं आपसे भी बात करूंगा, लेकिन हमारे साथ स्पीकर जुड़े हुए हैं आइसलैंड के, उनसे हम बात करेंगे। हमारी सहयोगी टीना झा जी उनसे बात करेंगी। जी, और स्टूडियो से हम बात करते हुए उनके पास जाएंगे क्योंकि विभिन्न पहलू हैं। जाहिर तौर पे अलग अलग देशों के जो लोकसभा स्पीकर आए हुए हैं, उनके देश में जो संसदीय प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, और भारत की जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं ये संवाद जो होता है वो वैश्विक स्तर पे लोकतंत्र को मजबूत करता है। संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि मुद्दा जो है वो जन भागीदारी का है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को जब इस सम्मेलन को संबोधित किया था तो भारत की 7 दशकों की जो यात्रा है, उससे अधिक की जो यात्रा है, संसदीय लोकतंत्र की यात्रा जो है, उसमें नागरिकों की भागीदारी किस तरह से सुनिश्चित हुई है, इसका उल्लेख किया। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा। भारत जो है आज के दिन में विश्व के लिए पूरे लोकतंत्र के क्षेत्र में एक मार्गदर्शक है। भारत सबसे पुराना लोकतंत्र है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे पॉपुलस कंट्री है इंडिया, सबसे ज्यादा लोग यहां पे रहते हैं और यहां पे कई स्तर के चुनाव होते हैं। 3 स्तर के चुनाव तो संवैधानिक तरीके से प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होते हैं। यहाँ का प्रत्येक जो तंत्र है, प्रत्येक जो संगठन है, प्रत्येक जो संस्थाएं हैं, वो भी लोकतांत्रिक है। अतः पूरे विश्व के लिए भारत का लोकतंत्र न सिर्फ एक मॉडल है, आदर्श है, बल्कि यह एक मार्गदर्शक भी है। बिल्कुल संजीव जी, इस मुद्दे पे मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण देश के स्पीकर जुड़े हुए हैं, टीना झा जी हमारी सहयोगी, उनसे बात करने वाली हैं। आइए सीधे आपको लेके चलते हैं।
Mr. Jefferson Osborne Halu, Clerk to the Parliament, Solomon Islands, is now joining us for a conversation about his experience so far of being in India and also on the progress made so far at the 28th CSPOC. Thank you, sir, for taking our time speaking to Sunset TV. Talk to our viewers about your experience of being in India. It's the world's largest democracy. What is it that stands out for you out of India's democratic values and the manner in which the 28th CSPOC has been organized for the speakers and presiding officers of this Commonwealth Forum? Thank you. We are so grateful to the government, the people and Parliament of India for inviting us to this conference. It has been a wonderful experience so far. We have warm hospitality from the people of India and the Parliament of India and the government of India. Coming from a very small Pacific Island states, we have a lot to learn from other democracies, and this is a great opportunity for us to learn from Parliament of India as well as other parliaments in gauging how to better connect with the people, the representatives and the people that have elected them. The theme that has run through this past couple of days is a very important theme for any parliament in utilizing technology, the social media, in reaching out to its citizens and being transparent in its proceedings, in its operations. And therefore, for us, it is a great opportunity to learn from other parliaments how they have been doing theirs, and for us to learn from them and also to learn from the challenges that they have encountered in doing so, and that will help us a lot in carrying forward the work of Parliament in our country. Based on the deliberations that have been made so far at the CSPOC 2026, or based on your experience here in India, what is the best practice that you think you can take back home and try and implement for greater impact? I think the best practice that we can take back home is, in order for democracy to flourish, there must be a vibrant institution that it is necessary to see progress and development of a country, a democracy. And comparing our very small democracy to the largest democracy in the Commonwealth, there's a lot for us to do. There is a lot for us to take on and materialize with our parliaments back home. So the greatest thing that take away with that we can get from this today's conference is to have a vibrant and strong institution. So only then that we can see democracy flourish. In fact, India has delivered, you heard the Prime Minister talk about how democracy not just flourishes in India, it not just thrives, it delivers to 1.4 billion people, and that's something that we have shown to the world in the last decade or so. How do you look at India's leadership role, India's commitment to strengthening parliamentary dialogue, parliamentary cooperation, and ultimately with the larger objective that we believe in becoming a force for global good? We believe in sharing the best practices for development for all. It's amazing, with more than 1 billion people, looking after this many people. The population is very large. It's amazing कार्यशाला के पहले have managed to, drive progress forward. चर्चा हुई। कल शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ठंड ज़्यादा थी, भारतीय व्यंजनों भी अच्छे लगे होंगे ऐसी मुझे आशा है। आपका दिल्ली में प्रवास सुखद हो, सफल हो, ये मैं रोज कामना करता हूं। आज हम तीसरे और चौथे विषय पर
आयोजित होने वाले पूर्ण सत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रारंभिक पूर्ण सत्र के बाद विषय 3 और 4 पर समांतर कार्यशाला सत्र आयोजित किए जाएंगे। आज दोपहर के भोजन की मेजबानी भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति, जो भारत की संसद के अपर हाउस, जिसको राज्यसभा कहते हैं, उसके चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन जी करेंगे। माननीय प्रतिनिधिगण, कार्यशाला में सभी माननीय अध्यक्षों के दी गई संक्षिप्त रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद एक लाइटिंग हाउस विशेष सत्र और अंत में समापन सत्र होगा। कल राजस्थान, जो मेरा अपना राज्य है, वहाँ पर जो पर्यटन की दृष्टि से किले, बावड़िया, महल, ऐतिहासिक विरासत वाला राज्य है राजस्थान। एक इतिहास है शौर्य वीरता का। वहाँ पर मैं भी रात के डिनर में आपके साथ शामिल होऊंगा। माननीय प्रतिनिधिगण, हमें खुशी है कि इस सत्र के अंदर सीपीए के चेयरपर्सन माननीय क्रिस्टोफर कलीला जी इसको संबोधित करेंगे। मुझे खुशी है कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन, जिसमें 180 से ज़्यादा राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाएं हैं, हमारा 1911 से स्थापित संगठन है, उनके चेयरपर्सन अपने विचार व्यक्त करेंगे। मुझे आशा है उनके विचारों से सीपीए परिवार को लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए उचित मार्गदर्शन मिलेगा। मैं सीपीए चेयरपर्सन को अपनी भाषण देने के लिए आमंत्रित करता हूं। मुझे खुशी है कि हमारी आईपीयू की प्रेसिडेंट सुश्री तुलिया एक्शन भी हमारे बीच में बैठी हुई है। वह हमारे मनोबल को बढ़ा रही है। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। सीपीए चेयरपर्सन। जाहिर सी बात है, जैसा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन विश्वास को मजबूत करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखने में अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों की जो भूमिका है, जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इससे जुड़े जो लोकतांत्रिक पहलू हैं, जन भागीदारी से जुड़े, वो भी इस सम्मेलन के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण पहलू हैं। संजीव तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, जन भागीदारी लोकतंत्र में, इस मुद्दे पर आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात क्या कह रहे थे आप? मैं यही बता रहा था कि देखिए, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत की खूबी यह है कि यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को 3 स्तर पर लगातार निर्वाचन में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है। आज भी देखिए, आज भी किसी न किसी प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनाव हर महीने, मैं कहूंगा साल में जरूर होता है। और ऐसे में प्रत्येक देशों को यह सोचने की और समझने की आवश्यकता है, जो बाहर के देश हैं और विशेष करके इस सम्मेलन में भागीदारी लेने वाले लगभग 53 देश जो प्रत्यक्ष रूप से जिसके पीठासीन अधिकारी आते हैं, कि आखिर में यह संस्थाएं चल कैसे रही हैं। अभी आपने सुना कि जो अभी हमारे पास हाई कमिश्नर थे, उन्होंने किस प्रकार से कहा कि भारत का लोकतंत्र देखने लायक है और इतने बड़े लोगों को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को भारत किस तरह से मैनेज कर रहा है। और यही नहीं, उनकी भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है, यह भी सोचने का विषय है। इस सम्मेलन में विशेषता यह है कि 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जो तकनीकी मुद्दे हैं, उन पर जो चर्चा हो रहा है वह अपने आप में अत्यंत ही अहम और महत्वपूर्ण है। और विशेष करके लोकतंत्र की रक्षा के लिए और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए जो पहला मुद्दा है वह एआई का है। वह एक चुनौती के रूप में भी है और एक अवसर के रूप में भी है।
आखिर में उस चुनौती और उस अवसर से लोग पीठासीन अधिकारी किस प्रकार से फायदा उठा सकते हैं, यह भी समझने का अवसर है। और इसी वर्कशॉप में जो कल अब हुआ है, शायद कल हो चुका है एक वर्कशॉप, आज एक दूसरा होने वाला है, उस वर्कशॉप में यह देखने का विषय है कि आखिर में कौन कौन सी चुनौतियां पीठासीन अधिकारियों के समक्ष आ सकती हैं एआई के कारण, और क्या क्या अवसर उसके साथ हैं। और जो दूसरा महत्वपूर्ण है वह सोशल मीडिया का है। वास्तव में आजकल हर किसी के हाथ में, मैं कहूंगा कि कोई ना कोई टीवी चैनल है, जो चाहे वो यूट्यूब चैनल भी बना लेता है, जो चाहे वो मनगढ़ंत चीजें भी कर सकता है, कुछ अच्छी चीजें भी निकल कर सामने आती हैं जिसको समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने अभिभाषणों में, अपने भाषणों में कहते हैं, और विशेष करके जो प्रत्येक महीने में मन की बात करते हैं उसमें कुछ न कुछ चीजों को बताते हैं। वह आखिर में आती कहां पे है से है, वह अलग अलग प्रकार के तथ्य सोशल मीडिया से भी निकाली जाती हैं। तो यह भी समझ अवसर है कि उस सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग हो रहा है इस लोकतंत्र में, और उससे रक्षा करने का कर्तव्य भी इन पीठासीन अधिकारियों के पास है। और वह दूसरा वर्कशॉप है, वह भी अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है जितने पीठासीन अधिकारी हैं आए हैं, वह कुछ ना कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत से जरूर सीख कर जाएंगे, समझ कर जाएंगे, और उसे अपने यहाँ क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे, जो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। जाहिर तौर पर संसदीय प्रक्रिया में जो एआई का इस्तेमाल है, उपयोग है, और सोशल मीडिया का उपयोग जन भागीदारी की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, वो भारत की संसद ने भी करके दिखाया है। और भारत के जो जनप्रतिनिधि हैं वो एआई और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से कैसे कनेक्ट किया जाता है, इस दिशा में जिस तरह का कार्य कर रहे हैं, जाहिर तौर पर वो दुनिया के लिए एक उदाहरण है। लेकिन मुद्दा लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन विश्वास को मजबूत करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखने में अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों की भूमिका एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अजय जी, आप लंबे समय से संसद कवर करते रहे हैं, आपने तमाम इस तरह के पार्लियामेंट से जुड़े जो सम्मेलन होते हैं कवर किए हैं। अध्यक्षों की भूमिका, पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, खासतौर से जो हमारी संसदीय प्रक्रिया है, जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उसमें किस तरह की भूमिका उनको मजबूत करने में निभा सकते हैं, कैसे निभा रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र तभी सफल होता है जब संसद का, जैसे हमारे यहाँ दोनों सदन हैं, दोनों सदनों के जो पीठासीन अधिकारी हैं जी, वे अगर निष्पक्षता से काम करें। और हमारे लोकतंत्र की सफलता यही है कि जब लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है और जब राज्यसभा में सभापति अपना पद ग्रहण करता है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता उनको चेयर तक छोड़ने जाते हैं। जी, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है लोकतंत्र की, और यही हमें लोकतंत्र को मजबूती देता है। और उसके बाद लोकसभा स्पीकर, जो कि एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार के तौर पर के चुनकर के लोकसभा का सदस्य बना होता है, वह घोषित करता है कि वह अब किसी दल का सदस्य नहीं है, वह दल की सदस्यता छोड़ रहा है। और हमारे यहाँ ये परंपरा रही है। हालांकि एक आध बार के थोड़े से उदाहरण ऐसे भी हैं जिसमें राजनीतिक दलों में सक्रियता भी रही कुछ स्पीकर्स की, लेकिन वो अपवाद है। मोटे तौर पर लोकसभा स्पीकर हमेशा इस तरह की भूमिका में रहता है कि वह सत्ता पक्ष को भी उतना ही समय देता है जितना विपक्ष को समय देता है। और विपक्ष के नेता को तो बल्कि हमेशा अधिमान दिया जाता है। अगर वह किसी भी सांसद को ये टोकने की कोशिश करता है तो उसे पहले बोलने दिया जाता है। यही लोकसभा स्पीकर की खासियत होती है, और वो हमारे स्पीकर इस मामले में इस समय भी और इससे पहले वाले स्पीकर भी बहुत बढ़िया भूमिका निभाते रहे हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है, और स्पीकर के हाथ में होता है कि लोकतंत्र की सफलता असफलता सब कुछ स्पीकर के हाथ में होता है। और ये पीठासीन अधिकारी जो है राज्यसभा के हैं उनके हाथ में भी होता है। इसी तरह सारी विधानसभा में भी स्पीकरों की भूमिका होती है। अभी तो हमारे यहाँ ये कॉमनवेल्थ का हो रहा है, इसके अलावा हमारे यहाँ देश में भी विधानसभाओं के और लोकसभा स्पीकर की एक इस तरह का सम्मेलन सालाना होता है। उसमें भी चर्चाएं होती हैं कि किस विधानसभा में बेस्ट प्रैक्टिसेस इस्तेमाल की जा रही हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले ये हो रहा था, लगातार उसकी चर्चा भी हुई कि प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए। तो उस संबंध में एक नियम भी बनाया गया कि प्रश्नकाल कभी स्थगित नहीं होगा, और उसके अंदर अगर वेल के अंदर उस वक्त हंगामा करता हुआ कोई आएगा तो उसे जो है निलंबित कर दिया जाएगा। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। हालांकि कई बार ये होता है कि इसको स्पीकर कई मजबूरियों में लागू नहीं कर पाता है। वो
लागू इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि विपक्ष को साथ लेकर के चलना होता है। यही एक प्रैक्टिस बढ़िया बहुत हमारे हिंदुस्तान में चल रही है, जिससे दुनिया को सीखने की जरूरत है। जाहिर तौर पर और भारत के लोकतंत्र की जो मजबूती है, जो यात्रा है, संसदीय यात्रा है भारत की 7 दशकों से अधिक की समय, उसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन विश्वास एक मजबूत आधार है, जिसके चलते भारत का लोकतंत्र न केवल आगे बढ़ा है बल्कि दिनों दिन मजबूत भी होता गया है। वीरेंद्र गुप्ता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन विश्वास को मजबूत करने का मुद्दा है। दुनिया के या भारत के करीब पड़ोसी देशों की मैं बात करूं तो लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का विश्वास घटा और उसका परिणाम भी दुनिया ने देखा। बात चाहे नेपाल की जाए या बांग्लादेश की जाए, यह उदाहरण है। और भारत का लोकतंत्र कैसे सहमति के साथ, लोकतांत्रिक सहमति के साथ आगे बढ़ा, यह भी दुनिया के सामने है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं नेबरिंग कंट्रीज से कंपेयर नहीं करना चाहता। जाहिर है कि हमारा रिकॉर्ड, इंडिया का रिकॉर्ड, ना ही साउथ एशिया के अंदर बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत ही चमकती हुई उदाहरण है। बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रही है और एवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि बेसिकली देखिए हमारी जो कल्चर है इंडिया की, वो हमारी एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट है। हमारा टॉलरेंस है, हर तरीके के रिलीजन्स, हर तरीके के रेशियल ग्रुप्स, हर तरीके की भाषाएं सब देश में रहती हैं और सबको हमको ये बताया गया है शुरू से कि हमको दूसरे विचारों को, दूसरी चीजों को उतना ही रिस्पेक्ट देना है जितना हम अपने विचारों को देते हैं जी। तो ये इससे जो है वो एक अंडरलाइंग डेमोक्रेटिक स्पिरिट बनती है और यही वजह है कि इंडिया में डेमोक्रेसी का जो एक्सपेरिमेंट है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, वो दूसरे देशों के लिए एक एग्जेम्पलरी तरीके से उभर के आया हुआ है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि ये एक डेमोक्रेसी एक हमारा जो है वो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है और हमारी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। कॉमनवेल्थ का ये जो सम्मेलन है खासकर रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि हमारे सारे कंट्रीज में एक ही तरीके की डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं। मैं तो कई सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज में रहा हूं और कभी कभी अचंभा होता है कि हमारे यहाँ जिस तरह की प्रैक्टिसेस हैं उसी तरह की प्रैक्टिसेस उनके यहाँ भी हैं। तो एक दूसरे से सीखने का, एक दूसरे से समझने का बहुत अच्छा मौका मिलता है और इस कॉन्फ्रेंस की यही वैल्यू है। और जैसा पहले लोगों ने बताया कि जो हमारे स्पीकर्स हैं और हाउस चेयर्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है कि किस तरह से डिबेट को रेगुलेट किया जाए जिससे पार्टिसनशिप नहीं नजर आए और एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, जैसा हमारे लोगों को, जैसी हमारी परंपरा है, तो ये बहुत ही सराहनीय है और जनता में इसकी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करना एक बहुत जरूरी चीज है कि लोगों को ये नहीं लगे कि हमारी पार्लियामेंट में लोग आ गए, सिर्फ इलेक्शन के लिए प्रॉमिसेस किया, उसके बाद कोई काम नहीं, बल्कि एक गरिमापूर्ण तरीके से मुद्दों पे बहुत सीरियस चर्चा होनी चाहिए जिसकी कि ऐसा लगे कि हमारे सांसद चीजों को अच्छे से समझते हैं और एक नॉन पार्टिसन तरीके से। देखिए, पॉलिटिक्स तो जरूर होती है लेकिन एक पॉलिटिक्स को एक हद तक रखना चाहिए, उसके बाद हर चीज को सिर्फ पॉलिटिक्स में बर्बाद नहीं किया जा सकता है। एक जो बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट, अगर हमारे जैसे देश का इंटरनल ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सिक्योरिटी की सिचुएशन है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की सिचुएशन, डिफेंस की चीजें हैं, इन सब चीजों में हम बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स अगर करेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। जी, जाहिर तौर पर इसीलिए ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन विश्वास को मजबूत करना। और इस स्थिति में अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की जो भूमिका होती है वो किस तरह महत्वपूर्ण होती है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। संजीव जी, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन विश्वास को मजबूत करना, ये मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूं, ये बात ठीक है कि हमारे देश की जो सरकारें हैं वो इस तरह की योजनाएं बनाती हैं कि लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था से देश की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है
वो मजबूत हो, उसके अधिकार और कर्तव्य उसको मिलें। इसका हमारा संविधान भी संदेश देता है और हमारी संसद भी देती है। लेकिन भारत वसुधैव कुटुंब की बात करता है और ऐसे में लोकतांत्रिक संस्थाएं में जन विश्वास मजबूत हो, क्योंकि राष्ट्रमंडल देशों के यहां पर पीठासीन अधिकारी भी हैं और स्पीकर्स भी हैं। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? मुझे लगता है कि जो पीठासीन अधिकारी हैं वह इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की और परंपरा की धुरी हैं। पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट है या संसद है या इस तरह के जो हाउसेज हैं अलग अलग देशों में, जो देश यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, उसमें पीठासीन अधिकारी की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। और विशेष करके हम देखें कि जो उसके लोअर हाउस का सवाल है, चूंकि जो पार्लियामेंट है, अभी गुप्ता जी बता रहे थे कि इन तमाम देशों में जो देश यहाँ पे आ रहे हैं, भागीदारी ले रहे हैं, कॉमनवेल्थ के कंट्रीज हैं, उनमें जो लोकतंत्र की परंपरा है और लोकतंत्र के जो अलग अलग संस्थाएं हैं वह लगभग एक प्रकार की, वह कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वह के यूनाइटेड। अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उन्होंने समय समय पर अर्थशास्त्र में अन्य विषयों पर अपनी बात को रखी है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार रखें। वहां भी इस प्रकार की हम देखते हैं कि एक प्रकार की परंपरा, एक प्रकार की संस्थाएं लगातार कार्य कर रही हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? अगर इसके पीछे हम कारण देखें तो ये सारे जो कंट्री कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, और कॉमनवेल्थ के मेंबर वही कंट्रीज हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं और बाद में वो स्वतंत्र हुए हैं। यह प्रमुख कारण है। अब जहां तक भारत में देखा जाए कि भारत में जो जन विश्वास है वह लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी आप लगातार चर्चा कर रहे थे। अगर लोगों का विश्वास ही लोकतांत्रिक परंपराओं पे, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, लोकतंत्र पे और विशेष करके संसद पे और अपने सांसदों पे न रहे तो वह लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं चल सकता। आज के दिन में बहुत बड़ी चुनौती पूरे विश्व में है। हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के लोकतांत्रिक देश और विशेष करके हमारे प्रकार के से वह नेपाल का मामला हो या वह श्रीलंका का मामला हो, इस तरह से बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र के तरीके से तो सरकार का निर्वाचन हुआ है, परंतु चूंकि लोगों का विश्वास उस सरकार में और लोकतांत्रिक संस्थाओं में कम हो गया है, इस कारण से लोगों ने लगातार इस प्रकार का जेन जी का जो आंदोलन हो या इस प्रकार के आंदोलन हो, और इस प्रकार के से हम अभी भी देख सकते हैं कि आज के दिन में भी अलग अलग देशों में हो रहा। तो ऐसे में इन पीठासीन अधिकारियों की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और अत्यंत ही अहम भूमिका है कि किस तरह से लोगों के विश्वास को कायम रखा जाए। और यह चुनौती आज के दिन में कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। पहले यह चुनौती सिर्फ प्रिंट मीडिया से थी, बाद में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से आ गई, और आजकल जो सोशल मीडिया सामने आया है, विभिन्न प्रकार चुनौती का कार्य किया है एआई के आने से। तो इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो एआई और उपयोग और दुरुपयोग है, इसके ऊपर जो वर्कशॉप है, मुझे लगता है कि इन पीठासीन अधिकारियों के लिए एक आई ओपनिंग होगा और उन्हें इस प्रकार के से प्रशिक्षण देगा और इस प्रकार से उनको उन्हें ज्ञान भी प्रदान करेगा कि किस प्रकार से आने वाली इन चुनौतियों का सामना किया जाए और लोकतंत्र की बहाली और लोकतंत्र की शुचिता को और लोकतंत्र के ऊपर लोगों के विश्वास को आने वाले दिनों में बनाए रखा जाए, जिस विश्वास को मजबूत करने की मैं करूं। जाहिर तौर पे एक बड़ा मुद्दा है और हम देखें हमारी जो संसदीय यात्रा है उसमें भागीदारी लोगों की बड़ी है। बात चाहे सरकार चुनने की हो या संसद में संवाद की हो, संवाद के जरिए, चुनाव के जरिए, मतदान के जरिए भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ है, क्योंकि लोगों की जो आस्था है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं में है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं का भी वोट परसेंटेज लगातार बढ़ा है। ये आस्था को दिखाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में किस तरह का जनविश्वास है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था और 52 में पहले चुनाव हुए थे तो हमारा वोट प्रतिशत काफ़ी कम था। पहली बार तो ज़्यादा हुआ थोड़ा, लेकिन उस हिसाब से आज अगर हम तुलना करें तो हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, हमारा वोट परसेंटेज बहुत बढ़ चुका है जी। तो जनता की भागीदारी, जनता ने स्वीकार किया लोकतंत्र को। और आपने जैसा पहले एक प्रश्न किया था कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, नेपाल में जो कुछ हुआ, लोकतंत्र तो वहाँ भी था, लेकिन
वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि अगर जनता की आकांक्षाओं के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो इस तरह के आंदोलन होंगे। भारत में आप देखिए कभी इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ। एक उदाहरण है सिर्फ जो गुजरात में हुआ, बिहार में हुआ और फिर पूरे देश में भी जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ। तो उसका कारण ये नहीं था कि जनप्रतिनिधियों ने कोई कोताही की जी। उसका कारण ये था कि उस समय भ्रष्टाचार बहुत हो रहा था और चुनाव जीतने के तरीकों में कुछ गड़बड़ियां हुई थी, तो उसको भी सुधारा गया बाद में सारी चीजें को। और जब से हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू कर दिया उसके बाद तो भ्रष्टाचार की और चुनाव गलत तरीके से चुने जाने की संभावना ही खत्म हो गई है। तो हमने उसको सुधारा, जो कमियां पहले थी उसको सुधारते चले गए जी। बांग्लादेश और नेपाल में वो सब नहीं हुआ और वहां पर तो चुनाव के बाद भी चुनौती दी गई कि आपका चुनाव अवैध है। नेपाल में भी इस तरह हुआ, बांग्लादेश में इस तरह का हुआ। लेकिन भारत में लोकतंत्र में जो कमियां स्टार्टिंग में हमें दिखाई दी उसे हम धीरे 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 ठीक करते गए और आज ऐसी स्थिति है कि पंचायत से लेकर के नगरपालिका से लेकर के लोकसभा तक हमारा बिल्कुल पारदर्शी चुनाव होता है। और पारदर्शी चुनाव होता है इसलिए भागीदारी लगातार बढ़ रही है। और जैसे जैसे हमारी शिक्षा का विस्तार हुआ, शिक्षा बढ़ी, आप आज़ादी के बाद की पहले समय की उस समय की अशिक्षा देखिए और पुरुषों में भी, बल्कि महिलाओं में तो बहुत ही ज़्यादा थी और गांव ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा थी। और आज हम देखें तो हमारा शिक्षा का स्तर भी काफ़ी सुधरा है और गांवों में भी अब कोई भी बच्ची ऐसी शायद ही मिले कहीं कहीं जहां पर मैट्रिक तक शिक्षा ना हो। जब से हमने RTE लागू किया, राइट टू एजुकेशन, उसके बाद से तो अनिवार्य हो गया कि 8वीं तक तो आपको शिक्षा हासिल करनी है और यहाँ तक कि बंजारों को भी शिक्षा दी जाती है। तो शिक्षा का स्तर बढ़ा तो वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ा, जन भागीदारी भी बढ़ी। तो ये इस तरह हमने लोकतंत्र को जिस तरह विकसित किया है, अगर इस ढंग से बाकी बहुत सारे देश, कॉमनवेल्थ के बहुत सारे देशों में वही समस्या हैं जो पहले भारत में समस्याएं थी। हालांकि ये ठीक है कि भारत उस ढंग से पहले समृद्ध रहा, लेकिन कॉमनवेल्थ के बाकी देशों में उतनी समृद्धि नहीं थी। इसके बावजूद अशिक्षा तो वहाँ भी थी और जागृति की कमी वहाँ भी थी। तो लोकतंत्र जहाँ जहाँ बना और विकसित हुआ, उसके बाद समय के साथ साथ जैसे सुधार हमने किए, उन सुधारों में बहुत सारे देशों को अभी सीखने की ज़रूरत है। लोकतंत्र में अभी बहुत सारे कॉमनवेल्थ के देश हमसे बहुत पीछे हैं, उन्हें सीखने की ज़रूरत है। जी, जाहिर तौर पर लोकतंत्र में जन भागीदारी के जरिए कैसे संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है और जन कल्याण के कार्य किए जा सकते हैं, ये भारत का जो लोकतंत्र है वो दुनिया के लिए एक मॉडल बन रहा है। मैं वीरेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका उल्लेख किया था गुरुवार को अपने संबोधन में कि भारत का लोकतंत्र आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं, किस तरह बना है दुनिया के लिए भारत का लोकतंत्र मॉडल? देखिए, हमारे जो हमने शुरुआत करी इंडिपेंडेंस के बाद में, तो उसमें हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम से किया, जो कि बहुत सारे कंट्रीज में उस तरह से नहीं हुआ। और कई जगह डेमोक्रेसी रही, लेकिन वो सही तौर पे डेमोक्रेसी नहीं थी। काफी अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स रहीं। इंडिया में ऐसा नहीं रहा। इंडिया में शुरुआत से डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी अच्छी मजबूत नींव रखी गई और सब मिलजुल के। तो मैं समझता हूं सबसे बड़ी जो चीज है कि हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जी, डेवलपमेंट बहुत सारे कंट्रीज में होता है और कैपिटलिस्टिक कंट्रीज में भी डेवलपमेंट है, लेकिन डेवलपमेंट को हमेशा एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तरह से नहीं देखा जा सकता है। जी, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूं कि जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ, पॉवर्टी इरेडिकेशन हुआ, कितने, अगर आजादी के बाद देखें तो हमारी जो पॉवर्टी का लेवल है, कितने सारे लोग बाग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे थे वो उठाए गए। और पार्लियामेंट हमेशा इस चीज के लिए जागरूक रहती है कि गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट के फायदे मिल सकें, उनके पास चीजें पहुंच सकें। तो ये मेरा ख्याल है एक सबसे बड़ा जो है वो हमारा उदाहरण है। और
इंडिया से दूसरे कंट्रीज इसको देख सकते हैं कि किस तरह से उसको आगे बढ़ाई जाए चीज को। जी बिल्कुल संजीव जी, लोकतंत्र ही बना है भारत की ग्रोथ का इंजन। इस बात पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोर दिया, इसका उल्लेख किया कि किस तरह जो संसदीय यात्रा है, लोकतांत्रिक संसदीय यात्रा है, उसने भारत को विकास की दृष्टि से आज दुनिया में कई क्षेत्रों में अव्वल पायदान पे खड़ा किया है, पहली पायदान पे खड़ा किया है। आप कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया से बहुत आगे हैं और जितने कॉमनवेल्थ के कंट्रीज हैं उनकी अपेक्षा हमारा जो आर्थिक विकास रहा है और आर्थिक जो यात्रा रही है विकास की, वह मुझे लग रहा है कि स्वर्णिम रही है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा योगदान है वह भारत के लोकतंत्र की है। यद्यपि यह यात्रा और तेज हो सकती थी, परंतु लोकतांत्रिक होने के कारण भारत को इसके लिए एक कॉस्ट भी पे करना पड़ा। लोकतंत्र में जो विकास का कार्य है उसमें बाधाएं आती हैं। जब आप कार्य करने चलेंगे तो लोगों को कुछ उसको रोकने के लिए लोग सामने आएंगे। आप एक तरफा निर्णय जैसे टोटलिटेरियन या अलोकतांत्रिक देशों में लिया जाता है कि जनता की बातों को गुमराह करते हुए, उनकी मांगों को नजरअंदाज करते हुए सरकारें लगातार कदम उठाती हैं और अपनी बातों को बहुत ही प्रभावी तरीके से वो क्रियान्वित करती हैं। परंतु भारत जैसे लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। यहाँ पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है। यहाँ सरकारें भी परिवर्तित हो जाती है अगर प्याज का दाम ज्यादा हो जाता है तो। जी, अर्थात क्या है, लोकतंत्र में प्रत्येक चीजों को नियंत्रित करने के लिए लोगों के हाथ में एक न एक प्रकार का यंत्र है। और यह जो विकास हुआ है भारत का, जिसके कारण भारत आज के दिन में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 1-2 वर्षों में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ऐसा लोगों का अनुमान है। इसके पीछे लोगों की भागीदारी रही है, लोगों की सहमति रही है, लोगों की जानकारी रही है और लोगों के लगातार उसमें लोग शामिल रहे हैं और उनके द्वारा निर्णय लिए गए जो हैं वो उसमें महत्वपूर्ण रूप से उसकी दिशा में कार्य किया है। मुझे लगता है कि आज के दिन में जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो बाकी देश आज के इस 28वें कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, उसमें से कुछ देशों को छोड़कर बाकी देश बहुत छोटे छोटे देश हैं। जैसे इसके पहले के हमारे जो एम्बेसडर साहब थे जो बता रहे थे कि बाकी जो देश है, जैसे हम देखते हैं कि छोटे छोटे टापू हैं, छोटे छोटे देश हैं, उन देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं उस तरह से विकसित नहीं हुई हैं या होने के कगार पे हैं, या उनके पास उस प्रकार की आर्थिक समृद्धि नहीं है, संस्थाएं उस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत नहीं हो पाई हैं। अतः उनको सीखने के लिए भारत से बहुत कुछ है। और इस प्रकार के सम्मेलन अगर होते रहेंगे समय समय पर, जो होते रहते हैं, हर 2 साल के बाद इस प्रकार के सम्मेलन होते हैं, तो इन सम्मेलनों में उन कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो स्पीकर्स आते हैं, पीठासीन अधिकारी आते हैं, जो वहां के संसदों में जाकर और वहां की सरकारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वह इस लोकतंत्र को अपने यहाँ रेप्लिकेट करते हैं। और जैसे इसके पहले अजय जी ने बताया कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो अपने यहाँ ले जाते हैं। और प्रत्येक देश में कुछ ना कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। कुछ छोटे देशों में भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिसे भारत भी अपने यहाँ लाने की कोशिश करता है या उनसे सीखने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है। और ये तमाम जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, या जब ब्रिटेन में प्रारंभ हुई थी तो वहां से भी हमने सीखने की कोशिश की थी। जैसे बाई कैमरल जो लेजिस्लेशन है वो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह है। जो इन देशों में, जैसे हम देखते हैं कि आज के दिन में एक सबसे बड़ा देश है जो लोकतांत्रिक देश, वो भी है आर्थिक रूप से संबल। जी जी, इस प्रकार का लोकतंत्र जैसे भारत और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के पास है, वहां का लोकतंत्र कुछ डिफरेंट है इससे, तो हम ऐसे पाते हैं। इसी तरह से भारत में जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय व्यवस्था है, वह संघीय व्यवस्था कनाडा के संघीय व्यवस्था के नजदीक है। और उसी प्रकार की एक संघीय व्यवस्था अपने पास ऑस्ट्रेलिया में भी है। परंतु भारत और कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है वो एक दूसरे के नजदीक है। इससे अगर तुलना करें तो जो ब्रिटेन में है तो वहां संघीय व्यवस्था नहीं है। वहां एक प्रकार का सरकार है, एक प्रकार के राज्य हैं, वहां संघों की व्यवस्था नहीं है। तो अतः छोटे देशों को इससे सीखने की आवश्यकता है और इसलिए हम एक दूसरे से यह सीखते हैं। और यह 28वां जो सम्मेलन हो रहा है, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है मुझे।
जी, जाहिर सी बात है, भारत लोकतंत्र की जननी है और भारत ने सदियों से ये दुनिया को संदेश दिया है, वसुधैव कुटुंब के जरिए संदेश दिया है कि कैसे लोकतांत्रिक तरीके से, कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए अपनी पंचायत की बात हो या नगर निगम की बात हो, राज्य विधानसभाओं की बात की जाए या संसद की बात की जाए, किस तरह जनता से जुड़कर राष्ट्र निर्माण का काम, समाज का काम, सामाजिक आर्थिक योजनाएं किस तरह से क्रियान्वित की जा सकती हैं, इसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में किया। गरीबी को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, किस तरह कम किया जा सकता है, इसका उल्लेख भी आज दुनिया के सामने भारत के रूप में। अजय जी, जो लोकतंत्र है वो भारत की जो ग्रोथ है, जो विकास है, उसका सही मानों में इंजन बना है क्या? क्या लोकतंत्र उसका आधार रहा? निश्चित ही, इसमें कोई शक नहीं है कि पहली बात तो ये है कि जनप्रतिनिधि इस बात को समझें कि उन्हें अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में जो लोग गरीब हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर ले जाना है और वह उस तरह की आवाज़ संसद में उठाएं। और फिर सरकार की जिम्मेदारी है कि वह व्यापक रूप से पूरे देश में देखे कि कहाँ कहाँ किस प्रकार से गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनका जीवन स्तर सुधारा जाए। और ये देखिए, ये पिछले 10-11 साल के अंदर जो मोदी सरकार ने किया है, 25 करोड़ से ज़्यादा लोग हम गरीबी रेखा से ऊपर ले आए और यह अभी हुआ है। इससे पहले भी ये काम चल रहा था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर के इंदिरा गांधी के समय तक, राजीव गांधी के समय तक सबने काम किया, धीरे धीरे सबने काम किया। बहुत सारे लोग उस समय भी गरीबी रेखा से ऊपर आए, लेकिन अभी इस पिछले 11 साल, 11.5 साल में ये रफ्तार बड़ी तेजी से चली। इसका कारण भी है। इसका कारण ये है कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जनता की आकांक्षाएं बढ़ेंगी, उनके साधन बढ़ेंगे और साधन बढ़ेंगे तो उनके पास आय का साधन भी आएगा। तो इस प्रकार गांवों के अंदर जिस प्रकार सड़कें बनाई गई, उनका जो खेती की उपज है, जो जिसे कहते हैं कि सब्जियां हैं और सब चीज़ें हैं, वो जल्दी शहर में पहुंच रही हैं। उनको कैश क्रॉप्स जो है उससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, वो जल्दी घर वापस पहुंच रहे हैं। ये सारी चीज़ें जिस प्रकार के जोर दिया गया उससे, वरना पहले क्या होता था कि गांव में शहर लाने तक ही सब्जियां और ये कैश क्रॉप्स जो है उसमें नुकसान हो जाता था। एक दिन बाद पहुंचती थी, शाम को पहुंची, शाम को बिकी नहीं और वो आधे पैसे मिले। तो किसान को जो पूरे देश में फ़ायदा हुआ, जो गरीब किसान है, छोटा किसान है, उसको जो फ़ायदा हुआ, उसने देश में गरीबी रेखा से ऊपर बहुत सारे लोगों को बड़ा एकदम हो गया। और आप देखिएगा कि भारत के अंदर जिस प्रकार ये जिस गति से चल रहा है, हम जो नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक हम इसको विकसित राष्ट्र बना देंगे, तो लक्ष्य ये है कि 2047 तक कोई भी गरीबी रेखा से नीचे न रहे और हमारे हर व्यक्ति के घर में जो है खाने का सामान हो, रहने की व्यवस्था हो, कपड़े हो, रोटी कपड़ा और मकान की जो सोच पहले 1971 में रखी गई थी वो अब पूरी होने जा रही है, भले ही उसमें 50 साल 55 साल लगे। इसमें लोकतंत्र में जैसे विकास हुआ, पहले 25 साल में उतना विकास नहीं हुआ जितना फिर बाद के 50 साल में हुआ। 1975 के बाद अब जो 50 साल पूरे हुए हैं उसमें लोकतंत्र की हर संस्था मजबूत हुई है, जहां कमियां थी उसको ठीक किया गया। तो ये इस प्रकार देश पूरा विकसित होता जा रहा है और ये लोकतंत्र की वजह से ही हुआ। अगर यहाँ कोई तानाशाही होती तो ये संभव ही नहीं था। और बहुत सारे तानाशाही देशों में आप जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ देखिए विकास इस गति से नहीं होता जिस गति से लोकतांत्रिक देशों में होता है। और कॉमनवेल्थ के ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने इस परंपरा को अपनाया है। और मैंने पहले शुरू में भी कहा कि हर देश में कोई ना कोई अच्छा हो रहा है, जैसे संजीव तिवारी जी ने भी कहा इसको। तो हर देश में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है और उस अच्छे को हम सीखें, दूसरे देश हमसे सीखें और हम जो है एक समृद्ध राष्ट्र बनाएं। ये एक सारा लक्ष्य सबसे पहले डेमोक्रेसी जी। हम तो पूरे विश्व की कामना करते हैं कि विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंब का संदेश देते हैं। जाहिर तौर पर G20 से बात की जाए या P20 की बात की जाए और अब राष्ट्रमंडल देशों की सम्मेलन की बात की जाए, तो उसके पीछे आधार यही है कि लोकतांत्रिक शासन जो संसदीय व्यवस्था है उसके जरिए कैसे वैश्विक कार्यशालाओं के अंदर बहुत महत्वपूर्ण इनोवेशन, नवाचार हमें सुनने को मिलते हैं। मैंने भी इन नवाचारों से सुनने के बाद
कुछ निर्णय फैसले किए हैं जो हम भारत में इसको करेंगे। मैं इसके लिए विशेष रूप से स्पीकर नादिर जी को धन्यवाद देता हूं, ऑस्ट्रेलिया के स्पीकर साहब को भी धन्यवाद देता हूं। उनके भी इनोवेशन आप सुनेंगे, उन्होंने नए नए इनोवेशन किए। अब मैं कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर माननीय फ्रांसिस स्कॉट लीगे जी को, जिनका एक लंबा अनुभव है और वह 40वें स्पीकर हैं, उन्होंने पर्यावरण, चुनाव सुधार, अन्य कई विषयों पर लंबे समय तक कई संसदीय समितियों में और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका हमेशा विशेष उपस्थिति रही है। मैं उनको विशेष 4 संसद सदस्यों और संसदीय कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के मुख्य विषय पर अपने विषय रखने के लिए सभा में आमंत्रित करता हूं। उनका स्वागत है। जाहिर तौर पर संस्थागत मजबूती और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं ने भारत को स्थिरता दी और बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता दी और फसलों में तेजी लाई। सरकार की कोशिशों से करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए। भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत है क्योंकि यहाँ जनता सर्वोपरि है। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे को कि भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत है क्योंकि जनता सर्वोपरि है। इस बात पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोर दिया। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस बात का जो जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री जी कि जनता सर्वोपरि है, इसको आप कैसे देखते हैं लोकतांत्रिक नजरिए से? देखिए, जो हमारा गवर्नमेंट है वो डिवीजन ऑफ पावर है, आपको मालूम है। एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है। तो उसमें जनता जो है अपना रिफ्लेक्शन देख सकती है। जहां तक जनता की एम्पावरमेंट की बात है, वो सबसे ज्यादा पार्लियामेंट के थ्रू देखती है, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे चुने हुए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो अगर वो अपनी हमारी बात वो सरकार तक पहुंचा सकते हैं, और इसलिए एक वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी पार्लियामेंट के तरीके से उसको हम रूपांतरित करते हैं। अगर पार्लियामेंट हमारी अच्छी चल रही है, पार्लियामेंट में बनिस्बत उसके की कुर्सियां चल रही हैं और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उससे पार्लियामेंट की गरिमा खराब होती है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि पार्लियामेंट, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कि पार्लियामेंट को हमको एम्पावर करना है, और पार्लियामेंट को एम्पावर करने के लिए एक अच्छे ट्रेडिशंस की डेवलपमेंट की जरूरत है। लोगों में पार्लियामेंट के लिए एक रिडिक्यूल और मजाक नहीं रहे, बल्कि ये समझें कि पार्लियामेंट जो है एक बहुत सेंसिटिव और बहुत सीरियस संस्था है, जहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाके हमारी बात उठाएंगे, जिससे कि हमारे सवालों को जो है वो एक टूल मिलेगा। तो मेरा ख्याल है अगर आप जनता की रोल और जनता का एम्पावरमेंट हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जरिया, उसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो पार्लियामेंट है। और हम इस बात में खुश नसीब हैं कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट ने, कुछ जरूर उदाहरण हैं जो कि खराब लगते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है और सराहनीय है। वीरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल मेरा अजय सीता जी आपसे है, क्योंकि आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है और लोकतंत्र में हम जनता की सर्वोपरि की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी इसका उल्लेख अपने उसमें किया है। लेकिन अगर आज इस सम्मेलन की मैं बात करूं तो उसमें संसदीय लोकतंत्र के बारे में जनता को शिक्षित करना, जो संसदीय प्रक्रिया है उसके लिए एक ऐसा साधन विकसित करना भी अहम मुद्दा है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब ये इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, इसकी खबरें अखबारों में छप रही हैं, टीवी पर खबरें आ रही हैं, संसद का टीवी भी इस पे लगातार जो है रिपोर्टिंग कर रहा है। तो इससे जागृति एक तो पैदा होती है,
और जनता को सीखने को मिलता है कि कहाँ किस देश में कैसा हो रहा है, अखबारों में छप रहा है, टीवी चैनलों पर आ रहा है, किस स्पीकर ने क्या कहा, किस देश के सभापति ने क्या कहा। तो एक जागृति लोकतंत्र के प्रति पैदा होती है और उसमें फिर लोगों को ये भी लगता है, बहुत सारे लोगों को जिन्होंने पिछली बार वोट नहीं डाला होता, उनको लगता है कि नहीं भाई मेरे वोट का तो बहुत महत्व है, मुझे वोट डालना चाहिए, तो अगली बार वो वोट डालता है। इस प्रकार लोकतंत्र मजबूत होता है। तो जनता की भागीदारी इस सम्मेलन में भी, इतने बड़े सम्मेलन में भी, जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से डिप्लोमेसी के हिसाब से महत्वपूर्ण होगा, या फिर एलीट लोगों के लिए है, या फिर उन लोगों के लिए है जो विदेश नीति में दखल रखते हैं या विदेश नीति को समझना चाहते हैं या विदेश नीति पर काम करते हैं, उसको बारीकी से समझते हैं, उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे जनता के लिए। और ये एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। जी बिल्कुल अजय जी, संसदीय कूटनीति की बात की जाए तो उस दृष्टि से भी ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का जो संसदीय लोकतांत्रिक रिकॉर्ड है, जो नेतृत्व वैश्विक स्तर पर भारत ने किया है, जाहिर तौर पर एक संदेश है ये। अजय जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। वीरेंद्र जी, संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, अभी समय एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए संसद टीवी।